Good evening, everyone. Welcome to the day 5 of PSTET preparation. हमने जो लास्ट सेशन जो 4 किए हैं उनमें से 2 सेशन थे हमारे CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कंसर्न, और 2 सेशन हमारे रादर वो एक ही सेशन था। कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए उसको मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिया था। तो उसमें हमने इंग्लिश पैडागोजी का फर्स्ट जो चैप्टर था एक्विजिशन एंड लर्निंग उसको हमने स्टडी किया था। तो उसी के कॉन्टिन्यूटी में आज जो हम इंग्लिश पैडागोजी का सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर का नाम है, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक बोर्ड पे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। रादर चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज जो है कैसे हमने पढ़ानी है, उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने हैं, वो हमने आज के सेशन में स्टडी करने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रिंसिपल्स की बात करें, दोबारा हम रिकॉल करते हैं अपना पिछला सेशन जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, रादर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि लैंग्वेज असल में है क्या चीज़ है ना। तो व्हाट द लैंग्वेज इज, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो ये एक कम्युनिकेशन करने का जरिया है। टू कम्युनिकेट विद अदर्स, हम जिस चीज को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, हमने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, हमने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, हमने अपने व्यूज को किसी के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए जो मीडिया हमें चाहिए दैट मीडिया इज कॉल्ड द लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है, हम पंजाब में जैसे हम रह रहे हैं तो हम 3 लैंग्वेज के कांटेक्ट में आते हैं, ज़्यादा हमें इन 3 लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट तो हमारी अपनी मातृभाषा हो जाती है पंजाबी, सेकंड हम अगर करें तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की दैट इज हिंदी, और थर्ड हम इंग्लिश को स्टडी करते हैं विच इज कॉल्ड द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, इसको हम मातृभाषा मदर टंग भी बोलते हैं और नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इंडिया के ऑफिसेज में यूज होती है। स्टेट वाइज ये भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, इट इज कॉल्ड द स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है हमारी। तो ये हमारी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये जो 2 लैंग्वेजेस हैं, ये जो लैंग्वेज है पंजाबी, ये क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो इसको तो हम नेचुरल तरीके से बच्चा जो है सीख लेता है ना। नेचुरल तरीके से सीखा हमने पिछले अपने सेशन में करा था कि नेचुरल तरीके से जो बच्चा सीख रहा है, एनवायरनमेंट से जो सीख रहा है, अपने आसपास से जो सीख रहा है, अपने आप जो सीख रहा है, दैट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड वन। तो ये एक्विजिशन है, तो ये लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज बन जाती है, जो थर्ड लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में इतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, नेचुरल हमारे नेटिव में, हमारे एनवायरनमेंट में क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है ये लैंग्वेज, तो डेट इज वाई ये ऑफिसेस की भाषा है, ये किताबों की भाषा है ना, जिसको हमने कभी कभी यूज में लाना है। तो इसको सीखने के लिए बच्चे को लर्निंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो डेट इज वाई ये जो 2 भाषाएं हैं इनको लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है फॉलो करना पड़ता है। अब जिस भाषा को सीखना पड़े, जिसमें लर्निंग करनी पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, कुछ मैथडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़े, तो उसको सिखाने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि बच्चा उस चीज को भी एक्वायर करने की कोशिश करे, है ना। उस बच्चा बड़ा इजी फील करे, कंफर्टेबल फील करे उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए भी
दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। इसीलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आज स्टडी करेंगे कि ड्यूरिंग टीचिंग, पढ़ाते वक्त एक टीचर को कौन कौन से प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैं अपने बच्चे को कंफर्ट जोन जो है, इजी एटमॉस्फेयर जो है, होमली एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, ताकि बच्चा जो लैंग्वेज लर्न करने जा रहा है उसको ऐसा लगे कि वो एक्वायर ही कर रहा है। ठीक है जी। तो हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे, टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उससे पहले मैं फिर थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक को। किसी भी लैंग्वेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए आपको निमोनिक्स याद रखना है, एक पास। ठीक है, तो पास निमोनिक्स में चारों जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की जो चार मेन गुण हैं उसके, वो आ जाते हैं। तो पहला गुण है एस स्टैंड फॉर द सिस्टेमैटिक, कि कोई भी भाषा जो है वो मातृभाषा को छोड़ के, वैसे तो मातृभाषा भी सिस्टमैटिक है, बट अगर सिस्टमैटिक वे से बच्चा नहीं सीखता, या उसमें सिस्टमैटिकली डेवलप नहीं होती, तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है ना। बच्चा घर में जैसे मर्जी बोल दे तो कोई उसको ग्रामेटिकली कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये सेंटेंस बच्चे तूने ठीक नहीं बोला। हम कोशिश करते हैं बच्चे की हर तरह की लैंग्वेज को समझने की, है ना। तो इसलिए जो लर्निंग वाली लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज असल में मतलब आपको यूज करनी है अपने आइडियाज को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो कुछ बॉन्ड होनी चाहिए रूल्स की। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करती है ये लैंग्वेज, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, जब मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ये हमने पीछे डिटेल में कर लिए हुए हैं, लेकिन मैंने चार करेक्टरिस्टिक इसलिए इसको कहा कि ये चार करेक्टरिस्टिक्स आपने भूलने नहीं है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। उसके बाद में है सिंबॉलिक है। लैंग्वेज हमारी सिंबल बेस्ड है ना। पहले लेटर्स बनते हैं हर लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश है तो लेटर्स बन जाएंगे ABC, और अगर पंजाबी है तो ऊड़ा एड़ा एड़ी, और जो भी 35 इसके लेटर्स हैं, और अगर हिंदी है तो क ख ग वर्णमाला सारी। तो इन सिंबल के बेस पे है सारी लैंग्वेज। इन सिंबल्स को यूज करके ही वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, स्टोरीज बनती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। सारी भाषा इन सिंबल्स पे बेस्ड होती है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्ड का मीनिंग के साथ कोई कंसर्न नहीं है। मार्कर है मींस पता नहीं, दिस इज मार्कर। ये तब तक नहीं आपको पता जब तक मैं नहीं आपको बताऊंगी कि मार्कर का मतलब है which is used to mark something, which is used to write something, which look like this, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है इसके वर्ड के साथ, इसका मीनिंग इसके वर्ड के साथ बिल्कुल मैच नहीं खाता। जरूरी नहीं है कि जो लिखता है उसको मार्कर ही बोलें, जो पॉइंट आउट करता है उसको मार्कर ही बोलें, उसको कुछ और भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स आर मीनिंग एंड इंडिपेंडेंट। एंड द लास्ट वन इज कि ये प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मीन्स क्रिएटिव है। इन्हीं लेटर्स को, सपोज मैं अपने नाम की एग्जांपल लेती हूं, सोनिका, ये मेरा नाम बन गया, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, का सी नो, ठीक है, ना को सी, जैसे मर्जी लिख दूं तो नए वर्ड्स बन जाएंगे, है ना। तो ये क्रिएटिव है,
लैंग्वेज जो है ऑलवेज प्रोडक्टिव है, नए नए वर्ड्स प्रोड्यूस करती है, नए नए वर्ड्स जो है वो क्रिएट करती है। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के, हम बात तो आज इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लैंग्वेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आ जाती है कि लैंग्वेज, स्पेशली हम इंग्लिश की बात करें कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की ही पेडागोजी क्यों कर रहे हैं, क्यों इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना इतना ज़रूरी है। देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने से पहले ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी, जितनी रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ होती थी, वो बेसिक लैंग्वेज यूज़ होती थी इंग्लिश की, है ना। तो एकदम से जब 1947 में उन्होंने डिसाइड किया अंग्रेजों ने कि हमारा देश छोड़ के चले जाना है, तो इतने साल हमारे देश में वो रहे हैं, तो अपनी छाप छोड़ के गए। एकदम से तो हम यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ होती थी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, एकदम से तो वो सारी बुक्स हम इरेडिकेट नहीं कर सकते थे। एकदम से तो हम जो यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, उसको रोक नहीं सकते थे। जिन्होंने सीखा हुआ, सपोज करो कि मैंने इस साल पास आउट हुआ की है ग्रेजुएशन, और मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश रहा है, तो नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे रूल लागू हो जाए कि नहीं, इंग्लिश यूज़ ही नहीं करनी, तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा, है ना। तो एकदम से एक इंडिपेंडेंट कंट्री में ऐसे रूल्स बनाने कि एक लैंग्वेज को एकदम से इरेडिकेट कर दो जो इतने सालों से चली आ रही है, डेट वॉज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए इस लैंग्वेज को क्योंकि टोटली हम इरेडिकेट नहीं कर पाए, जब कर सकते थे तो इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना के हमने यूज़ करना शुरू किया। तो ये लैंग्वेज, क्योंकि हमारी तब की पब्लिश हुई बुक्स में डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे थे जो इंग्लिश में लिटरेचर में थे, इंग्लिश में थे, है ना। लिटरेचर बड़ा वास्ट था इनका, लिटरेचर सब जगह था इंडिया में इंग्लिश का, तो इसलिए इसको इरेडिकेट तो किया नहीं जा सकता था। डेट इज वाई इट बिकम द इम्पॉर्टेंट वन। और सेकेंडली, अभी तक आप देख लो इंटरनेट में जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो हम कितना इससे पीछे भाग सकते हैं। फिर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मोस्टली जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने बिजनेस करना है, डीलिंग्स करनी है, तो वहाँ पे मोड ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश है। तो डेट इज़ वाई फॉर बिजनेस के लिए, जहाँ आपको कंट्रीज में आपस में रिलेशन सेटअप करने के लिए इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी था। सो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो That is why we have to make the principles, जिसको फॉलो करके हम बच्चे को ये लैंग्वेज में परफेक्शन दिला सकें। तो बात आती है प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसके इंग्लिश टीचिंग के, उसको करने के लिए हमने फिर एक निमोनिक्स करना है, मिड होली, ठीक है। सारे प्रिंसिपल्स इसमें से ही समझ आ जाएंगे आपको। तो M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं है। किसी भी काम को आपने सिखाना है, हर काम को सीखने के लिए, हर काम को सिखाने के लिए मोटिवेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। ये डिपेंड करता है कि सिखाने वाला आपको मोटिवेट कैसे कर रहा है। कि अगर सपोज करो कि मैं इस एज में अगर कोई काम करना चाहूँ, तो मेरा जो टीचर है, जो मेरे को सिखाने वाला है, अगर वो ये कह रहा है कि नहीं मैम आप इस एज में ये काम नहीं कर सकते, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर योर एज, तो मैं तो डीमोटिवेट हो गई। सीखने से पहले हो सकता है कि मेरा कैलिबर जो है उस काम को सीखने वाला हो, या उस काम को सीखने वाला बहुत ज़्यादा हो, पर सिर्फ मेरे को मेरे टीचर की डिमोटिवेशन की वजह से मेरे को वो काम जो है वो मैं वो नहीं करूँगी। तो मोटिवेशन जो है
वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बच्चे को, चाहे वो लैंग्वेज सिखानी है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट सिखाना है, चाहे वो कोई स्किल सिखानी है, उसके लिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन और इंटरेस्ट ये दोनों ही ना प्रिंसिपल सेम है कि इफ़ यू आर मोटिवेटिंग समवन तो इट मीन्स यू आर अराउजिंग द इंटरेस्ट इन समवन, उसमें इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले तो बच्चे का टेस्ट देखो कि बच्चे का टेस्ट कैसा है। बच्चे को कलरफुल, छोटे छोटे बच्चों को कलर्स बड़े पसंद आते हैं। सो इसका मतलब अगर आपने अपने क्लासरूम की तरफ उसको अट्रैक्ट करना है, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, तो पढ़ने का माहौल कुछ ऐसा बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, क्लासरूम का कलरफुल क्लासरूम्स हो, वहाँ पे मटेरियल्स इतने अवेलेबल हों कि बच्चा एकदम से उसके साथ अटैच्ड हो जाए, उसकी तरफ खिंचा चला आए, मोटिवेट हो कि मैंने ये क्लास में एंटर करना ही करना है, इस टीचर के साथ मैंने, आपका बिहेवियर भी उसके लिए एक मोटिवेशन है ना। आप कैसे उसको मदरली बिहेव कर रहे हो, अगर किंडरगार्टन के टीचर हो, अगर आप प्राइमरी के टीचर हो तो कैसे उसको होमली एटमॉस्फेयर दे रहे हो, तो ये चीज़ें भी बच्चे को मोटिवेट करती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हर चीज कराने के लिए बहुत जरूरी है। आइदर आपने कोई स्किल सिखानी है बच्चे को, आइदर आपने कोई लैंग्वेज सिखानी है, कोई मैथ्स का सब्जेक्ट सिखाना है, बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री भी पढ़ानी है, तो इफ यू आर मोटिवेटिंग कि यू कैन, यस यू कैन डू इट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आप कर रहे हो तो इट मीन्स कि यू आर सक्सेसफुल। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इज द फर्स्ट वन। ओके, सेकेंड हमारे पास आ जाता है आई। आई मीन्स, आई स्टैंड फॉर इमिटेशन। अब बच्चा जो है ना इमिटेट करके सीखता है, और स्पेशली वो टीचर को इमिटेट करता है। जब तक वो घर में होता है किसी की तरफ नहीं करेगा, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करेगा और स्पेशली मदर को इमिटेट करेगा। इसी तरह जब बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वो टीचर को इमिटेट करता है। टीचर कैसे पढ़ा रहा है ना, टीचर ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, टीचर क्या बोल रहा है। आपने देखा ही होगा, हमारे बच्चे जब स्कूल से आते होते थे, मैं टीचर हूँ है ना, पर अगर टीचर ने गलत भी पढ़ा दिया ना उसको, तो मैं उनको करेक्ट कर रही हूँ कि नहीं बच्चे ये तो ऐसे नहीं था, तो आप वो बोलेंगे कि नहीं मैम, मम्मा आपको पता ही नहीं है, यू डोंट नो, मेरे टीचर ने ऐसे करवाया, मेरा टीचर ही सही है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे में होता है। तो अगर उसका टीचर सही है तो इसका मतलब क्या है कि वो टोटली टीचर पे डिपेंडेंट है, वो टीचर को इमिटेट कर रहा है। टीचर कैसे तैयार होके आता है ना, टीचर कैसे जेस्चर्स यूज करता है क्लास में, कैसा उसका बोलने का तरीका है, वो प्रोनाउंस करने का तरीका कैसा है। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते हर चीज में, लेकिन ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि व्हेन वी बिकम द टीचर, है ना। हो सकता है कि जब हम स्टूडेंट थे, जब हम छोटे थे, जब हम सीख रहे थे, तो हमने अपनी लाइफ में सीखा ही वो वर्ड प्रोनाउंस करना गलत, है ना, तब जहाँ उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे चलती होती थी। लेकिन अब जब हम टीचर बन गए हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा हमें इमिटेट कर रहा है, इसलिए हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन आज के सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आज की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी वोकैबुलरी, अपनी प्रोनाउंसिएशन अप टू डेट करनी है, अपने आप को अप टू डेट करना है, क्योंकि वो जो सामने बैठा है वो हमें कॉपी कर रहा है ना। तो अगर वो हमें कॉपी कर रहा है तो वो हमारा ही मिरर इमेज बाहर निकलेगा। तो हमें बेटर मिरर इमेज प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को जो है ना बेस्ट वर्जन बनाना है, ताकि इस बेस्ट वर्जन की कॉपी जो है वो भी बेस्ट हो। तो बच्चा जो है वो इमिटेट करके सीखता है। सो इसलिए वो बच्चा गलत इमिटेशन ना करे, आपकी कोई ड्रॉबैक जो है उसको इमिटेट ना करे, इसलिए इस प्रिंसिपल को आपने फॉलो जरूर करना है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डी। डी मीन्स ड्रिल। ये बहुत जरूरी है। सपोज करो आप बड़े एफिशिएंट टीचर हो, है ना, आपने बड़े तरीके से बच्चे को
उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को कोई टॉपिक समझाया। सपोज आज का कॉन्सेप्ट यही था कि बेटा दिस इज मार्कर, ओके, आपने पढ़ाया, आज पढ़ाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ाया, बेटा व्हाट इज दिस, दिस इज मार्कर। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हो तो ये यूज हो रहा है क्लास में, है ना, डेली यूज हो रहा है क्लास में, पर आपने इसको लाइटली ले लिया। आपने कहा मैंने इसको कल बता दिया था कि दिस इज मार्कर और मैं डेली यूज कर रही हूं तो मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, पूरा 1 महीना हर नई चीज सिखाई कि दिस इज नोटबुक, दिस इज व्हाइट बोर्ड, ना, तो पर इसको नहीं रिपीट किया। तो क्या होगा, 90% बच्चों को, हो सकता है बीच में 1-2 बच्चों को याद भी रहे, लेकिन 90% बच्चों को इसका नाम भूल जाएगा। हो सकता है कि इसको वो पेंसिल कहें क्योंकि वो पेंसिल यूज कर रहे हैं और पेंसिल वर्ड उनके घर में, उनकी ट्यूशंस में, उनकी क्लासरूम में यूज हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है, वो इसको भी पेंसिल ही कहेंगे। इसको भी हो सकता है पेन कहें, मार्कर नहीं कहें, क्योंकि मार्कर उन्होंने सिर्फ 1 बार सुना था। तो इसका मतलब अगर आप किसी वर्ड को बच्चे के अंदर स्टक करना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस, बार बार रेपिटेशन, बार बार ड्रिलिंग, इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। सो यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, ओके जी। उसके बाद आ गया हैबिट, ये दोनों साथ साथ में है। यू हैव टू ड्रिल द आइटम्स, एक्टिविटीज विच यू आर परफॉर्मिंग इन द क्लास इतनी एक्सटेंट तक, इतनी फ्रीक्वेंसी तक कि वो बच्चे की हैबिट बन जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन आपको करनी है। आपने बच्चे को सिखाया कि बेटे जब भी मैं क्लास में एंटर करती हूं तो यू हैव टू स्टैंड अप, आपको खड़े होना है और आपको गुड मॉर्निंग मैम बोलना है, ठीक है। ये आपको रोज सिखाना पड़ेगा, तब तक सिखाना पड़ेगा जब तक बच्चे की आदत ना बन जाए कि आप क्लासरूम में आ रहे हो और बच्चा खड़ा होकर आपको विश कर रहा है। बच्चे जब भी आपने क्लास से बाहर जाना है, जब भी अपनी सीट चेंज करनी है, जब भी आपने किसी से पेन मांगना है, पेंसिल मांगनी है, तो बेटा आपने पूछना है। तो ये आपको डेली ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ताकि तब तक करनी पड़ेगी जब तक बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन ना हो जाए। तो इसी तरह अगर आपने लैंग्वेज सिखानी है तो एक वर्ड को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, अप टू द एक्सटेंट कि उसकी हैबिट बन जाए, आदत बन जाए, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एच, एच हो गया। नेक्स्ट इज ओ, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि जब मैंने सेशन स्टार्ट किए थे तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑरली लेक्चर डिलीवर कर रही थी, है ना। तो बहुत सारों के मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि मैम जब आप ऑरली बोलते हो नो डाउट हमें समझ आता है, पर हमारे पास मटेरियल नहीं है कि जब हम अगर हमारे पास आप प्रोवाइड कर दो हमें पीडीएफ, तो हम क्या करेंगे कि उस मटेरियल को आपके लेक्चर के साथ को रिलेट करके सुनेंगे, तो हमें वो चीज़ ग्रैस्प करनी जो है इजी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद में मेरे को कमेंट सेक्शन में आते हैं कमेंट कि मैम आप ना ब्लैक बोर्ड यूज करो, क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो जब आप नेक्स्ट टॉपिक तक पहुंच जाते हो तो पिछला टॉपिक या पिछला कंटेंट जो है वो कई बार हमारे ब्रेन से स्किप हो जाता है, तो हमें पीछे फिर वीडियो अपनी जो है वो पीछे करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो, और फिर मैंने आज ब्लैक बोर्ड का यूज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही थी
प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच विच इज द बेस्ट वन, क्योंकि जब आप किसी चीज को वर्बली सुनते हो तो वो आपके दिमाग में परमानेंट उसका इंप्रेशन बन जाता है ना। किसी से अगर आपने गाली सुनी है ना, बैड वर्ड्स जो सुने हैं, तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलते। कहते शरीर दा फट भुल जाता है, जख्म जो है वो इरेडिकेट हो जाता है ना, लेकिन किसी की जुबान से निकली हुई बात जो है ना वो कभी नहीं हम बंदा भूलता, क्योंकि वो उसके ब्रेन पे, उसके कंप्यूटर में फीड हो जाती है वो बात। तो ऑरल अप्रोच जो है बेस्ट है। हमारे टीचर एक हिंदी के थे, वो भी ऐसे ही करा करते थे। उन्होंने करना कि चैप्टर हमें रीड नहीं करवाना। रीडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ी लेट उन्होंने शुरू किया। स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि उन्होंने खुद ही हमें बिना बुक, कभी वो क्लास में बुक नहीं लेके आए ना। हिंदी के इतने चैप्टर होते हैं लैंग्वेज के 9th 10th में, पर कभी वो बुक नहीं लेके आते थे। उन्होंने स्टोरी सुना देनी कि आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, अगर वो पोइम होती तो उसकी पोइम मतलब कर करके उसके सलार्थ बताए जाने, और अगर वो कहानी होती तो कहानी हमें सुनाते। 2-3 बार सुनाने के बाद में हमसे एक्सपेक्ट करते कि हम वो कहानी सुनाएं। नो डाउट जितनी डिटेल में उन्होंने सुनाई होगी उससे कम वर्ड्स में हम सुनाते, पर हमने क्या देखा कि उनके ऐसे सुनाने से हमें वो कहानी याद हो जाती है, और इजीली याद हो जाती है। 2-3 बार सुनाने से हमें पूरी कहानी याद हो जाती है। हम इतनी याद कर लेते हैं वो स्टोरी कि उसको पेपर के टाइम पे सार उसका लिखना हमें बहुत इजी लगता है। कोई हमें हेल्प बुक की सारा साल ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हमें कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑरल अप्रोच इतनी इफेक्टिव है। लेकिन साथ साथ में अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो ऑरल अप्रोच, तो हमें चाइल्ड ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा कि बच्चा ऑरल अप्रोच से बहुत अच्छा सीख रहा है, लेकिन हर बच्चा नहीं। तो अगर कोई बच्चा कोई और डिमांड करता है तो हमें उस प्रिंसिपल को उसकी तरफ डिवोट करना पड़ेगा। मतलब हमें चाइल्ड ओरिएंटेड होके पढ़ाना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा ड्राइंग से सीख रहा है तो हमें ड्राइंग के साथ, अगर वो कलर्स से सीख रहा है तो कलर के साथ, अगर हमें वो म्यूजिक से सीख रहा है तो म्यूजिक के साथ। तो चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच भी होनी चाहिए। ऑरल अप्रोच तो बेस्ट है ही है, साथ साथ में चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसका प्रिंसिपल भी फॉलो करना है। तो बेटर फिर यही है, हम इसको ना अलग कर देते हैं, मिड चोली कर देते हैं। तो चाइल्ड ओरिएंटेड प्रिंसिपल एक हो गया, 5th वन, और 6th वन हो गया हमारा ऑरल अप्रोच। उसके बाद में आ जाएगा हमारा एल स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ रिलेटेड। हमें ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे को उन चीजों की जरूरत अपने डे टू डे लाइफ में जरूरी पड़े। मतलब स्टार्टिंग हमें ऐसे करनी है। इससे मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट भी, आपका पर्पस जो है, आपका इंटरेस्ट का राउज करने का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। कि अगर आप ऐसे वर्ड्स उसको सिखाते हो पहले कि वो बच्चा घर में जाके यूज करता है, जहाँ खेलने जाता है तो वहां पे यूज करता है, मार्केट में जाता है तो वहां पे यूज करता है, तो इससे उसकी प्रैक्टिस हो गई। इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हो तो उसकी प्रैक्टिस का प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाता है, मोटिवेशन भी उसकी अराउज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल सिखा रहे हो कि व्हाट द एप्पल इज, एप्पल ओरिजिनली ला के बताओगे ना, तो उसको घर में उसको देखना ही है एप्पल। जब वेजिटेबल्स आप सिखा रहे हो तो वेजिटेबल घर में देखनी ही है। जहाँ कोई सेंटेंसेस आप सिखा रहे हो, जैसे वॉशरूम जाने के लिए, तो वॉशरूम क्या होता है, तो घर में भी तो वॉशरूम है ना। टिफिन है उसका, तो टिफिन को ये टिफिन कहते हैं, तो टिफिन घर में भी तो है ना। यूटेंसिल्स जो हैं घर में भी तो हैं। तो जो चीजें घर हैं, जो चीजें मार्केट में हैं, जो चीज उसके ऑलराउंड है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस देके, मतलब हर एक्टिविटी को लाइफ के साथ रिलेट करके अगर आप सिखाओगे तो वो एक तो परमानेंट होगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वो बार बार करेगा लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस और लाइफ को रिलेट कर करके उसको सीखेगा जब वो,
तो उसका परमानेंट इम्पैक्ट होगा। तो वो लैंग्वेज आपकी जो टीचिंग है आपकी वो इफेक्टिव होगी, एवर इफेक्टिव होगी। सो हमें लाइफ रिलेटेड प्रिंसिपल जो है, मतलब एक्टिविटीज जो है उनको फॉलो करना है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वन कि आई स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो हमने पहले ही बात की है चाइल्ड ओरिएंटेड की, कि हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है ना, हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है। सो इसलिए हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करना है। आपका बोला हुआ एक वर्ड कोई बच्चा अगर एक बार में अडेप्ट कर लेता है, तो कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको 10 बार आपको वो चीज समझानी पड़ेगी। हो सकता है कोई बच्चा म्यूजिक के साथ रिलेट करके इजीली वो चीजें ग्रैस्प करता है, तो हो सकता है कोई दूसरा बच्चा उस चीज को किसी और एक्टिविटी के साथ अच्छे से सीख सकता हो। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए चाइल्ड ओरिएंटेड अपनी टीचिंग को बनाना है और लाइफ रिलेटेड बनाना है, बार बार प्रैक्टिस करानी है, मोटिवेट करना है उसको। तो इन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपनी टीचिंग जो है उसको इफेक्टिव कर सकते हैं। सम अप करते हैं, मोटिवेशन करनी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट की। उसके बाद में अपने आप को ऐसा बनाना है कि यू आर द बेस्ट वर्जन, ताकि बच्चा अगर आपको कॉपी करे तो वो भी बेस्ट वर्जन ही तैयार हो। ड्रिलिंग जो है वो बहुत बार बार करानी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ड्रिलिंग कराओगे बच्चे की एक्सरसाइज उतनी ज्यादा होगी। इतनी ड्रिलिंग कराओ कि बच्चे को उसकी आदत पड़ जाए। ऑरल अप्रोच जो है इफेक्टिव है। कोशिश करो कि पहले बच्चे के साथ स्पीकिंग के साथ ही कांटेक्ट करो, है ना। आप वर्बली पढ़ाओ, वर्बली ही उससे सुनो, दैट इज कॉल्ड ऑरल अप्रोच। और अप्रोच आपकी कोई भी हो वो चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान में रखते हुए। अच्छा, चाइल्ड ओरिएंटेड में एक और चीज हम ऐड ऑन कर देते हैं कि पॉलिसीज जो मर्जी हों, जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क में पॉलिसी जो मर्जी है कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में हो सकता है, लेकिन आपने चाइल्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज देखनी है। आपने देखना है कि बच्चे का फायदा किसमें है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मेथोडोलॉजी जो है उसको चेंज कर सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का टेस्ट कैसा है, अपनी प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है। और सारी जो आपकी टीचिंग है वो कोशिश करनी है कि उसकी लाइफ के साथ इर्द गिर्द ही घूमे। जो वो एक्टिविटीज डेली लाइफ में कर रहा है उसके साथ को रिलेट करके अगर आप पढ़ाओगे तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उसको ग्रैस्प भी होगा और उसका परमानेंट इम्पैक्ट भी होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग्स है, मतलब स्ट्रैटेजीज क्या हमने अप्लाई करनी है क्लासरूम में पढ़ाने के वक्त में, और स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। तो उसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। लेकिन अभी तक के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का ही टॉपिक था, तो ये वाइंड अप करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करो, क्योंकि पहला ही हमारा प्रिंसिपल जो है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आपकी तरफ से मोटिवेशन मीन्स मेरी तरफ से बेस्ट वर्जन ना, और मैं इम्प्रूव करके आऊँगी जितना आप मेरे को मोटिवेट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।